हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार से आदि क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार प्रैक्टिस सेट को, जो कि रहने वाला है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चयन सीरीज के अंदर। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है कंप्यूटर का। आप कहेंगे भैया इस टाइम पर तो रीजनिंग की क्लास होती थी, फिर ये कंप्यूटर क्यों? तो जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे होती है और सैटरडे को हम यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास करते हैं। क्यों करते हैं जी? क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में क्लियरली 2 से 3 टॉपिक मेंशन है ना कंप्यूटर के। जैसे कि आप देखेंगे कंप्यूटर कौशल की आधारभूत संरचना, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये आपके टॉपिक दिए हेड ऑपरेटर वाले सिलेबस में, ठीक है। साइबर क्राइम आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन देख सकते हैं, ये टॉपिक आपके दिए असिस्टेंट हेड ऑपरेटर में, है ना। और वर्कशॉप वाले में भी आपको सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जैसे कुछ टॉपिक, साइबर क्राइम जैसे कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं, है ना। तो इसलिए अब बात आती है कि क्या सर कंप्यूटर का क्वेश्चन आता भी है या नहीं आता? तो भाई क्योंकि सिलेबस में दिया है तो आने के चांसेस हैं, आ सकता है। कितने आ सकते हैं ये कुछ पक्का नहीं है, लेकिन 2-3 से ज्यादा सवाल आपके नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में 2-3 ही टॉपिक दिए गए हैं। लेकिन जो मैंने प्रीवियस ईयर को अध्ययन किया तो यहां पर एक चीज देखने के लिए मिली कि आपका जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कंप्यूटर कौशल की आधारभूत संरचना। और इस संरचना में ये बहुत सारे सिलेबस को कंपाइल करके मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए हम जो अपना प्रैक्टिस सेट रखेंगे वो ना ही सिर्फ इन कुछ टॉपिक्स को लेकर के, बल्कि कंप्यूटर का एक ओवरऑल मिक्स प्रैक्टिस सेट हम यहां पर रखेंगे कि कंप्यूटर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, हर किसी क्वेश्चन को हम यहां पर बड़े आसानी से बना सकें, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन हम ओवरऑल को भी एक ओवरऑल रिव्यू लेकर के चलेंगे। बाकी जब आपका थोड़ा 1-2 संडे बाद क्या करेंगे, 1-2 संडे बाद आपके इन टॉपिक्स की एक स्पेशल मैराथन लगा देंगे संडे को, जिससे कि आपके ये टॉपिक्स की थ्योरी भी आपकी क्लियर हो जाए। एक बार कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक क्लियर है। फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। यह आपका चयन सीरीज का टाइम टेबल है। सुबह 10 बजे अजीत सर की क्लास होती है। राहुल सर की अभी तक एक भी क्लास इस प्रैक्टिस सेट में नहीं हुई है, तो उनकी पहली क्लास 8 जनवरी से होगी केमिस्ट्री की, है ना। आप सभी के लिए स्पेशली सर की क्लास लगाई गई है और क्लास को लेकर के आपको अलग ही लेवल का आनंद आ जाएगा, है ना। हमारे प्रैक्टिस सेट पे यहाँ पे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर लिखा था, तो कंप्यूटर का क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है तो हम इसे सिर्फ एक दिन करेंगे और रीजनिंग को हम यहाँ पर बाकी के 5 दिन लगातार कर ही रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स की क्लास आपकी नीरज सर के द्वारा 2 बजे होती है, हिंदी की क्लास आपकी शिवानी मैम के द्वारा 4 बजे होती है और फिजिक्स की क्लास आपकी 7 बजे होती है धर्मेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। अब बिना किसी समय को खराब किए हुए हम ये आपके टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्लास के पहले सवाल की तरफ, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। बताएंगे एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
आवाज नहीं आ रही, इतनी देर से वॉइस नहीं आ रही। चलिए अब मेरी वॉइस आ रही है, बताएंगे एक बार। सॉरी मुझे पता नहीं लग पाया, वॉइस से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब मेरी वॉइस आ रही है क्या आप सभी तक? आने लगी? बिल्कुल, मैंने ऐसा कुछ भी खास यहां पर नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन से कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है? कौन कौन से 3 प्रकार हैं जी? तो आकार के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन साइज, कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन वर्क, उद्देश्य के आधार पर बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, कौन कौन से 3? 4। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो सबसे छोटे होते हैं, सबसे सस्ते। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं और ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा स्टोरेज होता है इसमें। मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इन सब में जो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा डेटा स्टोर, सबसे तेज जो काम करते हैं, वो हमारे सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कार्य के आधार पर डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण विद्यमान होंगे। ठीक है, और उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तो अब आप इसका आंसर बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। सबसे छोटा कौन सा आपका माइक्रो है, तो मेन फ्रेम गलत हो जाएगा। ठीक है, मेन फ्रेम मिनी ये हो नहीं सकते। अब मिनी पहले आएगा या मेन फ्रेम? तो आप कहोगे मिनी पहले आएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी जो है ये सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, ये देखो जो मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया, वो यहां पर भी आपको एक पूरा चार्ट दिया गया है। ठीक है, चलें अगला सवाल देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ? भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां पर स्थापित हुआ था, बताएं सर, ये बताएं। ये क्लास कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, भाई ये क्लास रोज नहीं होती है आपकी, ये क्लास सिर्फ सैटरडे होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग से बैच लाया गया है, आपका वर्धमान बैच, जिसका टाइम टेबल आज अंकित सर बताएंगे, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि जो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था, तो याद रखना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और कब किया गया था? तो सन 1952 में किया गया था। और जो ये कंप्यूटर आपका स्थापित किया गया था, ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर यानी कि वे कंप्यूटर जो क्या करते हैं, जो दाब, लंबाई, तापमान, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर आदि को मापने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया हमने उस वाली बुक में पढ़ा था, किसी बुक में पढ़ा था कि 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955-56 में। तो वो क्या था? 1955-56 में जो आपका था, वो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो भारत में स्थापित हुआ, वो कौन सा था? वो भी यहीं पर हुआ था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। फिर आप कहेंगे कि सर फिर प्रधान डाकघर बेंगलोर का नाम कब आता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। तो याद रखना, अगर पूछे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा, जो कंप्यूटर भारत में ही बनाया गया हो, इससे पहले जो लगे हैं ये भारत में निर्मित नहीं थे, लेकिन भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वो सिद्धार्थ कंप्यूटर था, है ना। तो वो हमारा सिद्धार्थ कंप्यूटर था। और सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है हमारा, ये सबसे पहले कहां स्थापित किया गया? तो प्रधान डाकघर बेंगलोर में इसे स्थापित किया गया था। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बताएं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं? बताएं। बताएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस रहते हैं, आ सकते हैं, है ना। चलो क्या कह रहा है आपसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं? भैया ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है वे सॉफ्टवेयर जिनके लिए हमें कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता, जो हमारे लिए पूरी तरह फ्री है। जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप डाउनलोड करने का कोई पैसा लगता है? नहीं। इंस्टाग्राम का कोई पैसा लगता है? नहीं। उसी प्रकार से इनमें से कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है भारत सरकार की जिनके हमें पैसा नहीं देना पड़ता? तो आरोग्य सेतु के लिए कोई पैसा नहीं दिया, कोविन के लिए कोई पैसा नहीं दिया, डिजी लॉकर कोई पैसा नहीं लगता, दीक्षा कोई नहीं लगता, यानी कि 1 2 3 4 ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी के सभी हमारे ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कैसे हैं? ये सभी के सभी हमारे ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वेब ब्राउजर पर उस आइकन का पहचान करें जिसका पसंदीदा बुकमार्क के लिए किया जाता है। बताओ, है ना, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? जी बुकमार्क के लिए आपका किया जाता है।
है ना। आपको ये जरूर लग सकता है कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमने तो देखा नहीं है। तो आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना पुलिस का, 1 से 2 सवाल आपको मिलते हैं और जो टॉपिक दिए रहते हैं उनसे छोड़ करके अदर टॉपिक से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। तो बुक मार्क का आंसर क्या होगा, बुक मार्क का आंसर होगा ये। बताओ बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, गूगल क्रोम में बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, कितने लोगों को पता है। तो याद रखिएगा अगर नहीं भी पता तो, कि कंट्रोल+D जो शॉर्टकट की है आपकी, ये बुक मार्क की होती है। कौन सी, कंट्रोल+D जो शॉर्टकट की होती है ये बुक मार्क की होती है। कंट्रोल+Shift+N ये शॉर्टकट की काफी पूछी जा रही है आपसे कि बताएं वेब ब्राउजर में कंट्रोल+Shift+N शॉर्टकट की किस चीज की है। बताएंगे कंट्रोल+Shift+N शॉर्टकट की वेब ब्राउजर में किस चीज के लिए होती है। और इसके बाद आप बताना कि कंट्रोल+Shift+T शॉर्टकट की किस लिए होती है गूगल क्रोम में, कंट्रोल+Shift+T शॉर्टकट की किस लिए होती है। इसके बाद बताएंगे आप कि कंट्रोल+H शॉर्टकट की किस लिए होती है गूगल क्रोम में। और उसके बाद आप बताइएगा कि कंट्रोल+J शॉर्टकट की किस लिए होती है गूगल क्रोम में। बताओ एक एक करके, है ना। तो जो कंट्रोल+Shift+N है ये न्यू इनकोग्निटो मोड के लिए होती है। भैया इनकोग्निटो मोड क्या होता है, इनकोग्निटो टैब क्या होता है, तो ये आपको प्राइवेट सर्च का ऑप्शन देता है। यानी कि अगर आप नॉर्मली अपने फोन में गूगल पर कोई भी चीज क्या सर्च करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी वेबसाइट पर विजिट किया, उसकी एक हिस्ट्री लिस्ट बन जाती है। लेकिन आप ये चाहते हो कि आप एक ऐसी वेबसाइट, मतलब आप ऐसे काम करो जिसकी कोई लिस्ट ना बने, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल+Shift+N बटन दबा करके न्यू इनकोग्निटो टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल+Shift+T किसमें, गूगल क्रोम में वेब ब्राउजर में किस लिए होती है, तो ओपन रिसेंटली क्लोज्ड ऐप, ओपन रिसेंटली क्लोज्ड ऐप, यानी कि जो ओपन रिसेंटली क्लोज्ड टैब, जो टैब आपने अभी अभी बंद किया है उसे दोबारा ओपन करने के लिए क्या होगी हमारी, कंट्रोल+Shift+T होती है। कंट्रोल+H हमारी होती है हिस्ट्री देखने के लिए कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की हैं। और कंट्रोल+J हमारी होती है डाउनलोड की लिस्ट देखने के लिए, क्या, डाउनलोड लिस्ट देखने के लिए कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी चीजें डाउनलोड की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है ना। बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट पे तो पहुंच जाएंगे भाई, लेकिन उसको भी देखो मैं ला करके 30 के 30 क्वेश्चन करा के चला जाऊं 5 मिनट लगेंगे, लेकिन डिटेल भी तो जानना ज्यादा जरूरी है ना। मेरी कोशिश ये है कि 30 क्वेश्चन आपको कराऊं लेकिन डिटेल 100 क्वेश्चन की दूं उसमें। बताओ अगला सवाल क्या होगा। वेरी गुड। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का एक प्रकार नहीं है, कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। किसी का डेटा चोरी कर लेना भाई साइबर क्राइम है, जालसाजी साइबर क्राइम है, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना लेकिन सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना ये एक साइबर क्राइम नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पुराने वाले प्रैक्टिस सेट से रिपीट हो, बिकॉज इसे मैंने आज बिल्कुल इस तरह से तैयार किया है कि जिस बच्चे ने पुरानी कोई भी क्लास नहीं ली उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, है ना। चलो बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, कि सर्च आपका जो सोशल मीडिया में जो हम हैशटैग यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर कोई रील डालते हो तो डाल देते हो इंस्टाग्राम, है ना, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग इंस्टाग्राम रील, हैशटैग ट्रेंडिंग, ऐसे आप डाल देते हो ना। तो वो हैशटैग क्या काम करता है, किस लिए होता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है किसमें, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 27 अगस्त 2023 को, 27 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर होता है, कनिष्ठ सहायक UPSSC इसे कराती है, उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया था, है ना, उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया था। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल। तो देखो क्या है कि किसी पोस्ट में विडंबना दर्शाने के लिए, जी नहीं ऐसी बात तो नहीं है। किसी पोस्ट के लेखक की पहचान करने के लिए, जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। पोस्ट की उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए, जी ऐसा भी नहीं है। सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना, यानी कि अगर कोई ट्रेंडिंग सर्च करेगा तो उसमें अगर आपने ट्रेंडिंग वाला उसमें हैशटैग अपनी वीडियो में लगाया है और किसी ने ट्रेंडिंग सर्च करा कि इंस्टाग्राम पर आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आपकी वीडियो भी उसमें आने के चांसेस होते हैं, है ना। चलो
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है ना, यानी कि आपको जो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, बताओ। बताएंगे इनमें से एक कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पहचानने की बहुत ही सरल तरीका है कि हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू सकते हो हार्डवेयर है, और हर वह डिवाइस जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं सभी को आप देख और छू दोनों सकते हैं, तो ये सभी की सभी हमारी क्या है, ये सभी की सभी हार्डवेयर होती हैं। सीपीयू हार्डवेयर है, मेमोरी आपकी हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ये एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आप देख सकते हैं जितने भी ऐसी डिवाइसेस जिसे आप देख और छू पा रहे हो सभी की सभी आपकी हार्डवेयर हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। देख सकते हो गूगल क्रोम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, ये सभी क्या है आपके एमएस वर्ड, एमएस, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहां पर सही मिलान करना है, कौन सी चीज क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कोई बात नहीं। देखिए अगर आपका ईडब्ल्यूएस पहले बन के नहीं आया तो भी आप चले जाओ, अगर उन्हें मानना होगा तो मान लेंगे, अदरवाइज आपको जनरल में वो काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आप इसमें कुछ कर सकते, बस एक कोशिश करो कि अपने डॉक्यूमेंट सभी लेके जाइएगा, अगर मानेंगे तो ठीक, नहीं तो आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल बताएंगे कि सॉफ्टवेयर, और इनमें से आपको क्या है मिलान करना है, सही मिलान। इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप कहेंगे लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, दूसरे का ए। आंसर वो होगा जिसमें दूसरे का ए हो, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। आउटपुट डिवाइस कौन सी है आपकी, स्पीकर, तीसरे का बी, तो आंसर वो होगा जिसमें तीसरे का बी हो। सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं, तो पहले का डी और चौथे का क्या हो जाएगा, एसएसडी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, चौथे का सी। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, रैम से संबंधित क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 रैम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। रैम से रिलेटेड बताओ। आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलो है ना, आपको बताना है कि जो रैम होती है हमारी, रैम को हम 2 भागों में बांटते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या, रैम की जो फुल फॉर्म होती है हमारी वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इधर ऑप्शन देख के आंसर बताइएगा, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से 2 भाग हैं जी, तो रैम को एक तो हम बांटते हैं डी रैम में, और एक बांटते हैं हम एस रैम में। किसमें, डी रैम और एस रैम। तो डी रैम की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, डी रैम को हम यहाँ पर कहते हैं डायनेमिक, और रैम की वही रहेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम को हम यहाँ पर कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये तो हमारी रैम के बारे में जानकारी हो गई। अब रैम सस्ती होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। देखो 2 शब्द आते हैं आपके मेमोरी से रिलेटेड, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वे मेमोरी होती हैं जिनकी लाइट जाने पर डेटा खो जाता है, चला जाता है, डिलीट हो जाता है। वे मेमोरी रोम रैम वो क्या होती हैं, वॉलेटाइल होती हैं। और लाइट जाने पर भी डेटा ना जाए वो क्या होती है आपकी, है ना, वो क्या होती है आपकी, तो वो हमारी होती है यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल। क्योंकि जो रैम है इसमें मौजूद डेटा लाइट जाने पर अपने डेटा खो देता है, इसलिए ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो नॉन वॉलेटाइल की वजह से हमने इसमें अपना क्या कर दिया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सपेंसिव वॉलेटाइल, एक्सपेंसिव स्लो एक्सेस, भाई नहीं, फास्ट एक्सेस होता है, यानी कि ये तेज होती है। तो महंगी होती है, लाइट जाने पर डेटा खो देती है, और स्पीड में तेज होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उत्तर बताओ, तब तक मैं बताता हूं कि देखो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम अमूमन 3 भागों में बांटते हैं। कितने, 3। कुछ बुक्स में आपको 2 मिलेगा, लेकिन अगर 2 और 3 ऑप्शन दोनों दिए जाए तो आपको 3 लगाना है। अगर 3 ऑप्शन में ना हो तो ही आप 2 लगाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा, एंड
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक तो हम बांटते हैं किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में, और एक बांटते हैं हम यहाँ पे किसमें, इसे ट्रांसलेटर में। एक हम बांटते हैं इसे ट्रांसलेटर में, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार की एप्लीकेशन, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गई, है ना, व्हाट्सअप हो गया आपका, ये एक एप्लीकेशन एक प्रकार की ऐसी। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में, सही से चलाने में मदद करते हैं कि इसमें कोई वायरस तो नहीं आ गया, स्टोरेज ज्यादा फुल तो नहीं हो रहा, तो जो आपको अलर्ट करता रहता है समय समय पर, वो होता है। तो इसके अंदर आता है एंटीवायरस, इसके अंदर आता है आपका कौन सा, एंटीवायरस। अब आपसे पूछा है कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। तो आप देखोगे यहां पर जो एंटीवायरस है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, और कैस्पर इसका ही एक एंटीवायरस का नाम है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, है ना। तो क्या होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। फिर ये बाकी के तीनों चीजें क्या हैं, तो ये तीनों आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे, डॉस की फुल फॉर्म क्या पड़ी है, ये काफी बार आपसे पुराने एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, अब नहीं पूछेंगे। बताओ क्या बताना है आकाश भाई, पूछो क्या बताना है। तो डॉस की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक आपका, ये सिंगल यूजर होता है, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है ना, इसमें एक बार में एक ही काम आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, दिए गए ऑप्शन में से, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक आपका कैसा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा यहां पर, जिनमें से आपको कुछ एंटीवायरस के नाम पता लगेंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो जो अवीरा है आपका, अवीरा ये एक एंटीवायरस है, जबकि बाकी के नहीं है। कैसे पता लगेगा जी, तो यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम पर सर्कल कर रहा हूं, एवीजी, कैस्पर स्काई, एमसीएफई, अवस्ट, क्विक हील, है ना, क्विक हिल, बिट डिफेंडर, और आपका पांडा, एमसीएफई हो गया, K7, एक आपका K7 होगा कहीं पर, कैस्पर स्काई, है ना, और एक आपका कौन सा है, K7। तो ये हमारे कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के नाम है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताएं दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस है, या दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। ये सारे एंटीवायरस जो नाम डले हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैंने यहां पर आपका कर दिया। चलो हाँ लगा सकते हो, लेकिन उसमें चेहरा साफ समझ में आ रहा हो, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल करवा लो तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन है, ऑडियो फाइल का कौन सा एक्सटेंशन है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, है ना। एक्सटेंशन क्या होता है भैया, तो जो हमें हमारे फाइल के प्रकार का पता लगाने में मदद करता है कि ये किस प्रकार की फाइल है, इसके लिए, ठीक है। तो जो आपके ये हैं WMV, WMV, MOV, MP5, ये वीडियो एक्सटेंशन है, जबकि जो WMA है ये हमारा एक ऑडियो एक्सटेंशन है। कैसा, ये हमारा एक ऑडियो एक्सटेंशन होता है। अब बात आएगी भैया ऑडियो एक्सटेंशन है अगर, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ऑडियो एक्सटेंशन है कौन सा नहीं है। तो ये आपके सामने एक पूरी लिस्ट है ना, ये आपके सामने एक पूरी की पूरी लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंटू। इसका आप क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो आप देख पाएंगे यहां पे, देखो अगर कहीं पे डॉट, हमने कौन सा अभी लगाया आपका .wav, .wav जो है आपका ये तो होता है ऑडियो के लिए, .wav जो है आपका ये तो होता है आपका ऑडियो के लिए, ठीक है। और देखो .gif एनिमेशन के लिए, MP4 वीडियो के लिए, MP3 ऑडियो के लिए आपका। इसके बाद आप और देखेंगे तो .mov आपका वीडियो के लिए होता है ना,
WMV आपका वीडियो के लिए होता है, .ppt स्लाइड शो के लिए होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है आपका। PNG आपका टिप फाइल हो गई इमेज के लिए, टिप फाइल हो गई हमारी इमेज के लिए, ये सभी किसके लिए होते हैं? तो ये एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, यहां पर आपको एक्सटेंशन नेम से मैच करना है। क्या है आपका, देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। चलो चलिए बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, कि आपका इनमें से कौन सा डोमेन नेम जो है वो एक दूसरे को सम्मिलित करता है। डोमेन नेम के बारे में बताएं। तो आप देखेंगे डॉट नेट का अर्थ क्या होता है, डॉट नेट का अर्थ होता है नेटवर्क संगठन है। डॉट edu का मतलब होता है एक शैक्षणिक संस्थान है। डॉट org का मतलब होता है गैर सरकारी संस्थान है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। और डॉट कॉम का हमारा मतलब होता है एक वाणिज्यिक संस्थान है। तो पहले का तो हो गया 6, आंसर कौन सा होगा, पी का होगा 6। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसके बाद क्यू का 3 चेक करने से फायदा नहीं है, आर का चेक करूं, यानी कि डॉट org का कौन सा होगा, पहला। तो डॉट org का पहला होगा, इसलिए ये भी एलिमिनेट ऑप्शन बचा। कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी खाली जगह का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। कैन हेडिंग्स बी मेड विजिबल इवन वाइल स्क्रॉलिंग इन एक्सेल। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर मान लो हम कोई लिस्ट बना रहे हैं और उस पर हमने ऊपर एक हेडिंग डाल रखी है ना, हमने उसके ऊपर कुछ हेडिंग्स डाल रखी हैं और वो लिस्ट हो गई बहुत बड़ी। तो जब हम उसे ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, वो ऊपर चला जाता है, वो चीज भी आपके साथ ऊपर चली जाएगी हेडिंग। हमें पता कैसे लगेगा नीचे क्या लिखा था, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्रीज पेन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, इसे फ्रीज पेन यूज करेंगे। किसका, फ्रीज पेन, ठीक है, फिक्स्ड पेन नहीं, फ्रीज पेन। अगला सवाल देखें, यूपीआई का संक्षिप्त नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, बताओ। हाँ ये मैंने करके भी दिखाया था आपको, बहुत अच्छे है ना। बताएंगे यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। तो यूनियन तो होती ही नहीं है, गलत, यूनिक भी गलत। और यूनिफाइड पे या पेमेंट, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है ना। कौन सा ब्राउजर नहीं है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्च इंजन, एक होता है आपका वेब ब्राउजर। सर्च इंजन क्या करता है कि आपको जो वेबसाइट्स हैं वहां से जो भी जानकारी आपने ढूंढी उसे सर्च करके ढूंढ कर लाने के लिए होता है आपका क्या, सर्च इंजन। और वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो आपको एक इंटरफेस देती है, जो एक सतह देती है जिस पर कि बाकी के सर्च इंजन वगैरह काम कर सके, है ना। तो आप देखेंगे वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है ओपेरा कंपनी का, एड्ज एक वेब ब्राउजर है, और ये डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का। ये डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है ये, ठीक है। इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, लेकिन जो याहू है आपका, ये एक सर्च इंजन है। क्या है, जो याहू है हमारा, ये एक सर्च इंजन है। क्या है, ये आपका एक सर्च इंजन है याहू, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएं एक ईमेल पते में आमतौर पर एक यूजर आईडी होती है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसके चिन्ह और ईमेल सर्वर का नाम होता है जो उपयोगकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंधन करता है, बताएं क्या। तो आप क्या कहेंगे, यहां पे देखो, जो आपका कोई ईमेल आईडी होती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, यूजर नेम @ का साइन डोमेन नेम, ये होता है आपका एक, ये होता है हमारा एक क्या, पूरा फॉर्मेट। तो यूजर नेम, ये क्वेश्चन पूछा गया था 27 अगस्त 2023 को, 27 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट में, कि यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम कौन करता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को आपका, यूजर नेम और डोमेन नेम को क्या है आपका अलग करने का काम कौन करता है, तो @ का साइन। किसी भी ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने @ हो सकते हैं, तो एक @ मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम कितने @ हो सकते हैं बताएंगे,
है ना, मैक्सिमम एक एट द रेट हो सकता है और मिनिमम भी एक एट द रेट ही, यानी कि एक तो चाहिए ही चाहिए और एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से कम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है आपसे। चलो अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है। बहुत अच्छे, है ना। एक भाई कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, बिल्कुल भाई देख लेंगे। देखो आपको यहां पर इस चीज से कैच कर लेना था कि जो ए है ना, इसका ए का मतलब ऑडियो ही है। WMA की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया ऑडियो, विंडोज मीडिया ऑडियो। और जो WMV लिखा है उसका मतलब है विंडोज, विंडोज मीडिया वीडियो। तो ये तीन नहीं है, देखो वीडियो वीडियो MP5 वीडियो की होती है, बच्चा क्या ये इसका आंसर। अगला सवाल हम जहां पे थे वो कौन सा था, वो है ये कि किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए अगर हमें मान लो हमारे पास कोई फाइल है 500 पेज है और हमें कोई एक स्पेसिफिक शब्द ढूंढना है बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से, तो हम MS वर्ड में क्या काम करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं। और फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F फाइंड की शॉर्टकट की होती है। MS वर्ड में फाइंड का ऑप्शन आपको कहां मिलता है, तो पहले आप होम टैब पर क्लिक करोगे, होम टैब के अंदर एक ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप, इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फाइंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद रिप्लेस क्या चीज है भैया, रिप्लेस। तो मान लो कोई एक शब्द है आपका, मान लो कोई एक शब्द है आपका, उस शब्द को आपको किसी दूसरे शब्द से बदलना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की होती है क्या, Ctrl+H, Ctrl+H। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड में Alt+Ctrl+C बटन किसके लिए होता है, बताओ। Alt+Ctrl+C जो बटन है आपका, ये MS वर्ड में किस लिए होता है ना, तो बताओ। शो हाइड के लिए, रजिस्टर्ड साइन सिंबल, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क साइज सिंबल, किसके लिए। तो क्या कहेंगे आप, आसानी से बता पाएंगे, सी है क्योंकि, तो ये होता है कॉपीराइट सिंबल के लिए, यानी कि टाइपिंग करते करते आपको अचानक से जरूरत पड़ती है, ये कॉपीराइट का सिंबल होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+Ctrl+C। अगर मैं बात करता हूं ट्रेडमार्क साइन के लिए हमें क्या शॉर्टकट की चाहिए, तो Alt+Ctrl+T, Alt+Ctrl+T। और अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड साइन सिंबल के लिए क्या चाहिए, तो Alt+Ctrl+R शॉर्टकट की होगी, क्या, Alt+Ctrl+R शॉर्टकट की होती है। तो एक सवाल से आपने 3 शॉर्टकट की यहां पर जानी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, बताएं गटर मार्जिन क्या चीज है। गटर मार्जिन का नाम सुना है आप लोगों ने, व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन आपकी क्या है, बताएं क्या है गटर मार्जिन। तो मुद्रण में बाईं ओर मार्जिन से जुड़ने वाली मार्जिन, मुद्रण में दाईं ओर जुड़ने वाली बाईं ओर, दाईं ओर, पृष्ठ के बाइंडिंग, पृष्ठ के बाहर जुड़ने वाली नहीं। क्या होगा, जो आपकी कौन सी होती है, गटर मार्जिन होती है, ये हमारी बाइंडिंग के लिए होती है। क्या बाइंडिंग, कैसे, तो देखो मार्जिन का सिस्टम समझो, ये एक नॉर्मली पेज है, अगर आप कोई भी नई कॉपी लेके आते हो तो बिल्कुल किनारे से नहीं लिखते और ना ही बिल्कुल किनारे तक लिखते हो, ना ही आप बिल्कुल ऊपर से लिखना शुरू करते हो ऐसे, है ना। आप क्या करते हो, ऊपर से थोड़ी सी जगह पहले से ही आपकी नोटबुक वगैरह में छोड़ी रहती है, थोड़ी इधर से छोड़ते, थोड़ी इधर से, तो ये होता है जो ऊपर से जो जगह आपने छोड़ी है वो टॉप मार्जिन, ये होती है आपकी राइट मार्जिन, ये होती है हमारी राइट मार्जिन, ये होती है हमारी बॉटम मार्जिन, कौन सी, बॉटम मार्जिन, और ये होती है हमारी कौन सी, लेफ्ट मार्जिन, ये होती है जी आपकी लेफ्ट मार्जिन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो अब गटर मार्जिन कौन सी है, तो मान लो 2 पेज हैं, अब 2 पेज हैं, एक के ऊपर एक रख के हमें बाइंड करना है, तो जब हम दोनों को बाइंड करेंगे एक के ऊपर एक रख करके, तो भाई फिर ये वाला हिस्सा कट नहीं जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने तो लिख रखा है। तो इसे पहले से ही छोड़ के रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसे पहले से ही छोड़कर रखने के लिए हम, कि ये पेज कटे ना, ये वाली जो हम यहाँ पर बाइंडिंग जो मार्जिन देते हैं इसे ही हम गटर मार्जिन कहते हैं। और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब हम बाइंडिंग करवाते हैं, जब हम स्पाइरल करवाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि बताएं MS वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट तक। देखो MS वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट होता है वो 1 होता है
और जो मैक्सिमम फॉन्ट होता है एमएस वर्ड में वो 1638 होता है। ये आप नॉर्मली टाइप करके कर सकते हो, लेकिन जो फॉन्ट की लिस्ट होती है, जो फॉन्ट की लिस्ट इसमें एमएस वर्ड में दी रहती है, उसमें मिनिमम साइज 8 होता है और मैक्सिमम साइज होता है 72। मैक्सिमम साइज कितना होता है आपका? मैक्सिमम साइज होता है आपका 72। अगर हमें यहाँ पर क्या करना हो, मान लीजिए कि 8, उसमें उस लिस्ट में जो नंबर दिए रहते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 और 72 ऐसे साइज दिए रहते हैं। अब देखो 36 के बाद डायरेक्ट 48 दे रखा है साइज हमें। अगर हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट को घटा और बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की ये होती है जो मैं बता रहा हूं। और अगर हमें सिर्फ एक, मान लो 36 से 37 फॉन्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ये वाला साइन प्लस 1 पॉइंट, फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए, और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ये वाला कर दोगे तो -1 पॉइंट, फॉन्ट का साइज -1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। बताओ कि इसमें फॉन्ट लिस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस प्लस ग्रेटर देन, और अगर फॉन्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग घटाना होता है आपको फॉन्ट का साइज तो इसकी शॉर्टकट की होती है ये। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर आपका क्या होगा कि टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है आपकी? वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटर हर एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो देखो बस टोपोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर एक सीधी तार से जुड़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक बीच में केंद्रीकृत हब होता है, उससे जुड़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग ऐसे छल्ले जैसी होती है। मैश टोपोलॉजी जो है आपकी, ये हमारी, ये कैसी होती है? कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच कब आएगा भाई? कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच आ चुका है और आज अंकित सर अभी 1:30 बजे उसका टाइम टेबल अनाउंस करेंगे और बैच के बारे में भी जानकारी देंगे, कैसे क्या आप उससे कर सकते हैं, तो आप उसे ले लो। ठीक है, चलो, तो मैश टोपोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सभी आपकी टोपोलॉजी के आकार हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि डायरेक्टली कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं डायरेक्टली किसी भी तरह से किसी भी दिशा में। ठीक है, तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी मौजूदा फाइल को नए नाम या नए स्थान पर सहेजने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर कोई आपकी एक फाइल है जिस पर आपने काम किया हुआ है, उससे आप क्या करना चाहते हैं? उससे आप किसी नए स्थान पर सेव करना चाहते हैं, किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बिना समय गवाए हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे सेव एज। यानी कि किसी एक फाइल को किसी अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, F12 का। अगला सवाल, किसी भी विंडो में मैक्सिमम बटन, मिनिमम बटन और क्लोज बटन कहां पर दिखाई देते हैं? तो ये जो आपकी कोई भी एप्लीकेशन होगी, इस एप्लीकेशन की जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या? इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और इस टाइटल बार के राइट हैंड पे आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन देखने के लिए मिलता है। कौन सा? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन आपको देखने के लिए मिलता है, तो टाइटल बार में। कहां पर? टाइटल बार में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को एमएस वर्ड में आपका मध्य मार्जिन रूप में वितरित करता है? बताओ। यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? तो देखेंगे कि आप जब कोई भी काम लिखते हैं, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, हम अपने नोट्स भी बनाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जब लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, जब राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, यानी कि उर्दू की तरह लिखा जाता है, तो कंट्रोल प्लस आर। जब बीच में से हेडिंग बनाने के लिए लिखते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, जस्टिफाई क्या है जी? तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि अगर हम नोट्स बनाते हैं अपने, तो एक लाइन तो यहां जा रही है, एक यहां रह गई, एक यहां रह गई, एक यहां, एक यहां, ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बुक देखी हो, आपने कोई न्यूज़पेपर देखा हो, आपने कोई नोवेल देखी हो, उसके जो पैराग्राफ होते हैं वो बहुत तरीके से बिल्कुल सेट होते हैं दोनों तरफ से बराबर। तो उसके लिए हम क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, और कंट्रोल प्लस जे जो है ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फॉर्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? बताओ, बताएंगे, है ना? और आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आपकी जो क्लास है
वो मंडे को किसी कारणवश नहीं हो पाएगी, तो आप परेशान ना हो। आपके मैंने इससे पहले भी आपके काफी सारे प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, लगभग 14-15 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के। अगर आपने उन्हें नहीं लिया है तो आप एक बार उन्हें ले लीजिएगा। आपकी क्लास मंगलवार से कंटिन्यू होगी और 40 क्वेश्चन हम पूरे उनमें कर रहे होंगे, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि मात्र 1 घंटे में 40 क्वेश्चन को करें, है ना। चलो तो बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की जो शुरुआत है वो बराबर से होती है। किसी रेंज को अगर आप दिखाना चाहते हो, रेंज दिखाने के लिए हम यहाँ पर कोलोन का साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने 27, क्वेश्चन नंबर 27। मैं आपको इसलिए अभी से बता दे रहा हूं परसों की क्लास की, जिससे कि आप परसों बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। बताएंगे कि एक सामान्य शब्द जो उत्पाद और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निष्पादित सभी वाणिज्यिक लेन देन के संयोजन को संदर्भित करता है, क्या है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो, मंगाते हो, लेन देन जो ऑनलाइन आप कर लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति जिसने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या क्षति करने के लिए किया है, वह क्या है, वह कौन है, बताओ क्या होगा आंसर। कि एक ऐसा व्यक्ति जो बुरी नियत से आपके कंप्यूटर को, आपकी आईडी वगैरह को हैक कर लेता है, वो कौन होता है, हैकर। तो हैकर भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक हैट हैकर और एक होता है आपका, एक होता है ब्लैक हैट हैकर और एक होता है आपका व्हाइट हैट हैकर। तो जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये आपके होते हैं कैसे, ये होते हैं आपके, ये आपकी बुरी नियत वाले होते हैं, यानी कि ये आपके मान लो आपका नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं। और व्हाइट हैकर कौन से होंगे, व्हाइट हैट हैकर, तो अगर मान लो आपका, मान लो कोई भाई एम्प्लॉय, कोई आपका ऐसा क्रिमिनल है जो ऑनलाइन आपका क्या है, हैकिंग वगैरह कर रहा है, तो उसे तोड़ने के लिए जो हमारी सरकार जो हमारी तरफ से प्रयास किए जाएंगे कि उसे वापस सही किया जाए, उसका सिस्टम हैक किया जाए, है ना। तो उसके लिए क्या है, वो आपका व्हाइट हैट हैकर। मान लो मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, तो उसे वापस लाने के लिए भी तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हम व्हाइट हैट हैकर की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल कि आपके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट से एक पैराग्राफ को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हो, बताएंगे, अगर आप क्या है यहां पर हटाना चाहते हो, आपके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट से एक पैराग्राफ को हटाने के लिए, तो हाईलाइट एंड डिलीट, यानी कि आप उसे सिलेक्ट करेंगे और सीधा डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं, मान लो ये मेरा एक पैराग्राफ है इस तरह से, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये यहां से उठ के यहां आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कि इसे सिलेक्ट करके कट कर देंगे, इसे तो हम सिलेक्ट करके कट कर देंगे, है ना। और फिर यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ इसे पेस्ट कर देंगे, कहां पे, जहां पे हमें चाहिए वहां पे ला करके इस लाइन को हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा कट एंड पेस्ट। और अगर वहां पे भी बनी रहे और दूसरे स्थान पर भी बनी रहे तो उसे हम कहते हैं कॉपी पेस्ट। बताएंगे किसी विशेष शब्द के लिए समानार्थी या विलोम शब्द खोजने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना। यानी कि इनमें से वो कौन सा फंक्शन है जिसका प्रयोग करके आप उस शब्द से संबंधित एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि को ढूंढ सकते हो, है ना। तो याद रखना वो होता है थिसेरस। इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है शिफ्ट प्लस F7। और ये ऑप्शन आपको कहां मिलता है, तो ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में। कहां पे, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका थिसेरस हो जाएगा। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है। और ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन भी हमें यहीं पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका राइट आंसर आप सभी दोस्त कहां पर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। आपका स्कोर 30 में से कितना रहा, कितनी कुछ चीजें आपने यहाँ पर नहीं सीखी, सभी बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं मंगलवार को। सोमवार को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन उसके बाद फिर बिना किसी छुट्टी के लगातार आपके एग्जाम तक क्लासेस होंगी। और फिर आपके एग्जाम से पहले गागर में सागर जैसी सीरीज को भी लाया जाएगा, मैराथन लाएंगे, जिससे कि आपके लास्ट टाइम पर भी बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के, कल यानी कि मंगलवार की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।